स्टूडेंट्स, मैं सर संजय कुमार केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपनी बात चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग की। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा केमिकल बॉन्डिंग का, जालक ऊर्जा, लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी क्या होती है, ये किसके लिए डिफाइन होगी, और इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो आज की अपनी हेडिंग क्या होगी, हेडिंग नोट करें, लेटिस एनर्जी। सबसे पहले बात आती है लेटिस एनर्जी क्या होती है, तो अपन इसकी बात करते हैं। लेटिस एनर्जी की अगर बात की जाए तो किसी भी आयनिक ठोस के लिए लेटिस एनर्जी डिफाइन होगी। मैंने क्या कहा, कोई जालक ऊर्जा की अगर बात करेगा वो किसके लिए डिफाइन होती है, आयनिक ठोस के लिए। आयनिक ठोस के लिए क्या होती है, लेटिस एनर्जी डिफाइन होगी। आयनिक ठोस के लिए कैसे होती है डिफाइन लेटिस एनर्जी, इसकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है लेटिस एनर्जी की डेफिनेशन। ये सिंपल बात होगी कि आयनिक ठोसों के लिए किसकी बात की जाती है, जालक ऊर्जा की बातें की जाती है। अब बात आती है लेटिस एनर्जी क्या होती है। लेटिस एनर्जी जब कोई गैसीय धनायन या गैसीय ऋणायन मिलकर, कोई धनायन और ऋणायन मिलकर क्या बनाएंगे, आयनिक ठोस का फॉर्मेशन करेंगे। तो गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन मिलकर जब 1 मोल आयनिक ठोस का निर्माण करते हैं तो निकलने वाली ऊर्जा को क्या बोला जाता है, लेटिस एनर्जी। मैंने कहा कोई धनायन और एक ऋणायन, इनके बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन होगा। इन दोनों के बीच अट्रैक्शन से क्या बनेगा, 1 मोल आयनिक ठोस का फॉर्मेशन होता है। 1 मोल आयनिक ठोस का फॉर्मेशन होगा। तो कोई भी गैसीय धनायन, ये जो धनायन होगा इसकी स्टेट कैसी होनी चाहिए, गैसीय फॉर्म, और जो ऋणायन होगा इसकी स्टेट भी कैसी होनी चाहिए, गैसीय फॉर्म। तो गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन मिलकर जब 1 मोल आयनिक ठोस का फॉर्मेशन करते हैं तो इसके दौरान जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे, इसके दौरान जो निकलने वाली ऊर्जा है, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी, उसी को क्या बोला जाता है, लेटिस एनर्जी बोला जाता है। तो गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन मिलकर 1 मोल आयनिक ठोस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके दौरान जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, या मैं कह दूं जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन जहाँ पर मिलेंगे और 1 मोल आयनिक ठोस के फॉर्मेशन के दौरान, तो उस ऊर्जा को क्या बोला जाता है, जालक ऊर्जा। देखना, मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैं कंसिडर कर लेता हूँ A पॉजिटिव, ये कोई गैसीय धनायन है, ए मैंने कंसीडर कर लिया, तो ए परमाणु है कोई जिस पे धनायन है और गैसीय इसकी स्टेट है। इसी तरीके से बी, ये कोई परमाणु जिस पर नेगेटिव चार्ज, कोई ऋणायन हो गया, गैसीय स्टेट है इसकी, गैसीय ऋणायन हो गया। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ए बी 1 मोल आयनिक ठोस। ये क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में। ए बी किस फॉर्म में बनेगा, एस का मतलब सॉलिड, इसकी स्टेट कैसी है, सॉलिड स्टेट। तो ये क्या हो गया, 1 मोल आयनिक ठोस, 1 मोल आयनिक सॉलिड। तो गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन मिलकर 1 मोल आयनिक ठोस का निर्माण करते हैं। तो इसके दौरान जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, निकलने वाली ऊर्जा, इसके फॉर्मेशन के दौरान यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज, यहाँ से ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, उसी ऊर्जा को क्या बोला जाता है, लेटिस एनर्जी। अब बात आती है ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, तो किसी भी रिएक्शन के लिए ऊर्जा का उत्सर्जन होता हो या ऊर्जा का अवशोषण होता हो, ये किसके द्वारा डिफाइन होता है, डेल्टा एच। उस रिएक्शन की एंथैल्पी के द्वारा डिफाइन होगा। डेल्टा एच किसी भी रिएक्शन की ऊर्जा का उत्सर्जन होता या ऊर्जा का अवशोषण होगा, ये उस बात रिएक्शन के नेचर पर डिपेंड करेगा किस तरीके की रिएक्शन प्रोसीड होगी। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच, अगर ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है तो डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव। अगर ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है तो डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिएक्शन किस टाइप की होगी, एक्सोथर्मिक टाइप की, ऊष्माक्षेपी। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो रिएक्शन किस टाइप की होगी, एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी होगी। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, जब गैसीय धनायन और ऋणायन मिलेंगे, जब भी इन दोनों के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मैंने एक बात बोली थी, बंध का निर्माण जब भी होता है तो ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो ए और बी के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है, इसका मतलब इन दोनों के बीच अगर बॉन्ड बनेगा तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो ये जो ऊर्जा निकल रही है, ये किस फॉर्म में निकल रही है, लेटिस एनर्जी के फॉर्म में निकल रही है। तो ये मैंने बोला 1 मोल गैसीय धनायन और ऋणायन मिलकर क्या बनाते हैं, 1 मोल आयनिक ठोस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, लेटिस एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन मैं नोट करवा दूंगा, सबसे पहले आप इसको नोट करें। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी,
गैसीय धनायन और ऋणायन। डेफिनेशन है इसकी, गैसीय धनायन व गैसीय ऋणायन दोनों की स्टेट कैसी है, गैसीय फॉर्म में। गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन मिलकर एक मोल आयनिक ठोस का निर्माण करेंगी। एक मोल आयनिक ठोस का निर्माण करते हैं। इस दौरान निकलने वाली ऊर्जा, इस दौरान निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, लेटिस एनर्जी कहलाती है। तो गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन मिलकर क्या बनाते हैं, एक मोल आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे। इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो लेटिस एनर्जी कहलाती है। यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कैसा होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा। डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव होने का बेसिकली मीनिंग क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब रिएक्शन किस टाइप की होगी, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होगी, ऊष्माक्षेपी टाइप की रिएक्शन होगी। किस टाइप की रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। नोट करें इसको। अब देखना, गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन मिलकर क्या बनाते हैं, एक मोल आयनिक ठोस का फॉर्मेशन। अगर इसका रिवर्स बोल दूं मैं कि इस एक मोल आयनिक ठोस को, अगर मैं इसका रिवर्स बोलूं तो क्या होगा, एक मोल आयनिक ठोस को गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो भी क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा कहलाती है। जरूरी नहीं कि लेटिस एनर्जी डेल्टा एच नेगेटिव ही हो, लेटिस एनर्जी नेगेटिव हो, जरूरी नहीं है। इस रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स में बोलूं, इसका मतलब एक मोल आयनिक ठोस का अगर निर्माण हो सकता है तो ये ब्रेक भी तो हो सकता है। तो एक मोल आयनिक ठोस को अगर गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा वो भी क्या होती है, लेटिस एनर्जी होती है। तो दोनों तरीके की डेफिनेशन हो सकती है यहाँ पे। तो ये कहना गलत होगा कि लेटिस एनर्जी सिर्फ नेगेटिव होगी जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ऊर्जा का अवशोषण भी हो सकता है, वो भी क्या हो सकती है, लेटिस एनर्जी। तो एक मोल आयनिक ठोस को, एक मोल आयनिक ठोस को गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन में बदलने के लिए कब बदलेगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होने से क्या बनेगा, गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बाहर से एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी क्या होती है, बाहर से रिक्वायरमेंट होती है। और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इसको मैं रिवर्स बोल सकता हूं कि एक मोल आयनिक ठोस को गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा कहलाती है वो भी क्या होगी, लेटिस एनर्जी होगी। तो इसके रिवर्स, इसका रिवर्स भी बोला जा सकता है, लेटिस एनर्जी क्या हो सकती है, यहाँ पे पॉजिटिव हो सकती है। डेल्टा एच पॉजिटिव, पॉजिटिव होने का मतलब एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन भी हो सकती है। तो इसको मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले इसको नोट कर ले। चलिए, तो इसकी अदर डेफिनेशन और अपन क्या दे सकते हैं कि जरूरी नहीं लेटिस एनर्जी सिर्फ ऊर्जा का उत्सर्जन ही होता है, और ऊर्जा के अवशोषण को भी लेटिस एनर्जी बोला जा सकता है। कैसे कि एक मोल आयनिक ठोस को गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो भी क्या होगी, लेटिस एनर्जी डिफाइन होगी। चलिए, तो मैंने कहा एक मोल आयनिक ठोस, एक मोल आयनिक ठोस को गैसीय धनायन, गैसीय धनायन व गैसीय ऋणायन, गैसीय धनायन व गैसीय ऋणायन में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, लेटिस एनर्जी कहलाती है। या इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं।
तो जो अपने ए बी आयनिक ठोस था, इसका जब फॉर्मेशन किया अपने, तो इसको जब ब्रेक करके क्या बनाना है, 1 मोल आयनिक ठोस को गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी, इसका मतलब ए और बी के बीच इस बॉन्ड को ब्रेक करके अपने बना सकते हैं। इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, ए और बी के बीच बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की क्या होती है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की आवश्यकता को ही क्या बोला जाता है, लेटिस एनर्जी बोला जा सकता है। ऊर्जा की आवश्यकता होने की वजह से अगर किसी रिएक्शन में ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, इसका मतलब डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो लेटिस एनर्जी भी कैसी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है या मैं कह दूं लेटिस एनर्जी पॉजिटिव है, ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो रिएक्शन किस टाइप की होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव होने की वजह से रिएक्शन एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होगी। तो अपन इसका रिवर्स बोल सकते हैं कि 1 मोल आयनिक ठोस को गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो लेटिस एनर्जी होती है। तो लेटिस एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, लेटिस एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि 1 मोल आयनिक ठोस को अपन डिसोसिएट कर रहे हैं या 1 मोल आयनिक ठोस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा। तो लेटिस एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों टाइप की हो सकती है, जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन भी हो सकता है, ऊर्जा का अवशोषण भी हो सकता है। नोट कर लें इसको। चलिए, तो ये तो बात होगी जनरल इसकी डेफिनेशन, लेटिस एनर्जी क्या होती है, इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी। मैंने बताया 1 मोल आयनिक ठोस के फॉर्मेशन या उसके डिसोसिएशन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी या ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, उसी को क्या बोला जाता है, लेटिस एनर्जी। अब बात आती है इसका मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है, लेटिस एनर्जी का मापन किसके द्वारा किया जाता है, इसके अपन बात करते हैं। लेटिस एनर्जी का मान किसके द्वारा अपन कैलकुलेट करेंगे, तो जालक ऊर्जा का मान, लेटिस एनर्जी का मान बॉर्न-लैंडे इक्वेशन से ज्ञात किया जाता है। बॉर्न-लैंडे एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इक्वेशन दी थी जिसमें लेटिस एनर्जी का फॉर्मूला दिया गया था, उसी के अकॉर्डिंग अपन लेटिस एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मैंने क्या कहा, जालक ऊर्जा का मान, जालक ऊर्जा का मान बॉर्न-लैंडे बॉर्न-लैंडे इक्वेशन से, बॉर्न-लैंडे समीकरण से ज्ञात किया जाता है। अब बात आती है बॉर्न-लैंडे इक्वेशन कौन सी है जिसमें अपन जालक ऊर्जा का मान कैलकुलेट करेंगे, जिससे अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जालक ऊर्जा का मान कैलकुलेट करेंगे। तो बॉर्न-लैंडे इक्वेशन क्या होती है, देखना इसने क्या बताया, लेटिस एनर्जी के बारे में बताया था, LE लेटिस एनर्जी जालक ऊर्जा किसके बारे में बताती है, इक्वेशन है जालक ऊर्जा के बारे में बताती है। इक्वेशन किस तरीके की थी, Na इंटू A Z1 Z2 E स्क्वेयर Z1 Z2 E स्क्वेयर 1 माइनस 1 अपॉन N अपॉन R, Na A Z1 Z2 E स्क्वेयर 1 माइनस 1 अपॉन N अपॉन R। ये वो क्या होती है, इक्वेशन होती है, बॉर्न-लैंडे इक्वेशन होती है, जिसके द्वारा अपन जालक ऊर्जा का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कौन कौन सी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये वैल्यू मैं उसकी बात कर लेता हूं। Na क्या होता है, अवोगाद्रो नंबर। Na क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या, जिसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। A का मतलब क्या है, ये होता है मेडल्यूम कांस्टेंट। ए क्या होता है, मेडल्यूम कांस्टेंट। मेडल्यूम कोई भी साइंटिस्ट होगा जिसने अपने नाम के आधार पर कांस्टेंट की वैल्यू रख दी, मेडल्यूम कांस्टेंट। ए की वैल्यू, ए किसको रिप्रेजेंट करती है, मेडल्यूम कांस्टेंट। Z1 और Z2, अगर बात की जाए Z1 और Z2, किसकी बात करें अपन, जालक ऊर्जा की, तो Z1 और Z2 ये क्या होते हैं, आवेश होते हैं। जालक ऊर्जा आयनिक ठोसों के लिए
डिफाइन होगी। तो आयनिक ठोस का मतलब आयनिक ठोस में धनायन भी होगा और ऋणायन भी होगा। तो धनायन पर आवेश Z1 होता है और ऋणायन पर आवेश को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Z2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो धनायन पर आवेश Z1 होगा, ऋणायन पर आवेश Z2 होगा। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.67 × 10⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। N क्या होता है? बॉन्ड एक्सपोनेंट, बॉन्ड घातांक होता है। N की वैल्यू क्या होती है? बॉन्ड घातांक होती है। R क्या होती है? इंटर आयनिक डिस्टेंस। इंटर आयनिक डिस्टेंस का मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं? लेटिस एनर्जी की बात करें तो लेटिस एनर्जी आयनिक ठोसों के लिए बोली जाती है। आयनिक ठोसों का मतलब धनायन भी होगा और ऋणायन भी होगा। तो इसके लिए इन दोनों के बीच, इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है R, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? इंटर आयनिक डिस्टेंस। दोनों आयनों के नाभिकों के बीच की दूरी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? R से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस R की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन मैं बात करूंगा इसकी। तो देखना, इसको मैं आप लोगों को नोट करवा देता हूं। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.023 × 10⁻23। ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है। ए क्या है? मेडल्यूम कांस्टेंट। मेडल्यूम कांस्टेंट। Z1 क्या है? धनायन पर आवेश। चार्ज ऑन पॉजिटिव स्पीसी, धनायन पर आवेश। Z2 क्या है? ऋणायन पर आवेश। ऋणायन पर आवेश, चार्ज ऑन नेगेटिव स्पीसी। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। N क्या होता है? N इजिकल टू होता है बॉन्ड घातांक। बॉन्ड घातांक, बॉन्ड एक्सपोनेंट। N क्या है? बॉन्ड घातांक। R क्या होती है? इंटर आयनिक डिस्टेंस। इंटर आयनिक डिस्टेंस। आयनिक ठोस में दो तरीके के आयन होंगे, धनायन और ऋणायन। इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी क्या होती है? R, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इंटर आयनिक डिस्टेंस। अब बात आती है आयनों के बीच की दूरी, धनायन और ऋणायन के बीच की दूरी। धनायन की अगर इस परमाणु के लिए बात की जाए तो इस धनायन की त्रिज्या कितनी मान लेता हूं मैं? R+ मान लेता हूं। धनायन की त्रिज्या कितनी मान लेता हूं? R+। ये धनायन की त्रिज्या। ऋणायन की त्रिज्या इसकी नाभिक और इसके बाह्य तुमकोश के बीच की दूरी क्या होती है? त्रिज्या। तो ऋणायन की त्रिज्या R-। तो R किसके इक्वल होगी? R+ प्लस R-। तो R इजिकल को यहाँ पे क्या बोला जा सकता है? R+ प्लस R-। दोनों आयनों के त्रिज्याओं के योग के क्या होती है? बराबर होती है इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो ये बात होगी बॉर्न लैंडे इक्वेशन, जिसके द्वारा अपन जालक ऊर्जा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जालक ऊर्जा की अगर ये सभी वैल्यू अपने को पता है तो इजीली अपन जालक ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो जालक ऊर्जा का मान किस समीकरण से ज्ञात किया जाता है? बॉर्न लैंडे इक्वेशन से ज्ञात किया जाता है। नोट करें इसको। चलिए नेक्स्ट। ये बात हो गई जालक ऊर्जा का मान। अपन अगर अपने को मेडल्यूम कांस्टेंट पता है, अवोगैड्रो नंबर पता ही है, धनायन और ऋणायन पर आवेश अगर पता होगा और बॉन्ड घातांक पता है, इंटर आयनिक डिस्टेंस अगर पता है, तो लेटिस एनर्जी अपने पास से आ जाएगी। जालक ऊर्जा का मान जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा के तुल्य माना जा सकता है। जालक ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के तुल्य माना जा सकता है। कैसे माना जा सकता है उसकी मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा। मैंने क्या कहा? जालक ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के तुल्य माना जा सकता है। स्थितिज ऊर्जा के तुल्य, इसका मतलब क्या हुआ?
स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा की। तो मैंने कहा चालक ऊर्जा का मान, चालक ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के तुल्य माना जा सकता है। मैंने क्या कहा, चालक ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के तुल्य, उसके इक्विवेलेंट माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है उसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मैंने कहा लेटिस एनर्जी जो होती है, लेटिस एनर्जी, इस लेटिस एनर्जी को किसके तुल्य मान रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा की। क्यों माना जाता है इसकी मैं बात कर रहा हूं। देखना, सबसे पहले बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा की अगर बात की जाए तो देखना, अपन किसकी बात करें, चालक ऊर्जा। चालक ऊर्जा किसके लिए डिफाइन होती है, आयनिक ठोसों के लिए। आयनिक ठोस का मतलब धनायन भी होगा और ऋणायन भी होगा। धनायन और ऋणायन की अगर बात की जाए, देखना, एक धनायन एक ऋणायन, दो आवेश, एक तरीके से आवेश हो गए धनायन और ऋणायन। इसको मैं आवेश मान लेता हूं, कंसीडर कर लेता हूं जैसे Q1, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं Q2, Q1 और Q2 कंसीडर कर लेता हूं। इसका मैग्नीट्यूड अपने को यहाँ पे काम में लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। इसका मतलब सिर्फ धनायन वैल्यू को काम में लेना है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को काम में लेना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब धनायन और ऋणायन के बीच की, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R। इन दोनों धनायन और ऋणायन, या मैं कह दूं इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, R। इंटर आयनिक डिस्टेंस, जिसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये क्या होगा, इंटर आयनिक डिस्टेंस। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या बोली जाती है, जब दो आवेश R से सेपरेट हो, इसका मतलब दो आवेश R डिस्टेंस पर हो, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जो बोली जाती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या बोली जाती है कि Q1 Q2 अपॉन R। स्थितिज ऊर्जा क्या बोली जाएगी, जब दो आवेश R डिस्टेंस पर हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R, तो इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा क्या बोली जाती है, K Q1 Q2 का मतलब Q1 और Q2 आवेश, इनका मैग्नीट्यूड काम में लेना है। धनायन किसी भी आयनिक ठोस पर धनायन और ऋणायन है, इसका मतलब वहां पे जो वैल्यू धनायन की है, जो वैल्यू ऋणायन की है, उसका मैग्नीट्यूड काम में लेना है। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही काम में लेनी है। तो Q1 Q2 अपॉन R क्या है, इंटर आयनिक डिस्टेंस R, और Q1 और Q2 क्या है, ये धनायन पर चार्ज हो गया, ये ऋणायन पर चार्ज हो गया। Q1 और Q2 आवेश, दोनों आवेशों की बात होगी। K यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। मैंने कहा इस पोटेंशियल एनर्जी को अपन किसके कंपैरिजन में देख सकते हैं, इजीली चालक ऊर्जा। इस पोटेंशियल एनर्जी के तुल्य क्या होती है, चालक ऊर्जा। चालक ऊर्जा को अपन क्या मान सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के तुल्य मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, चालक ऊर्जा हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ चालक ऊर्जा अगर पोटेंशियल एनर्जी के तुल्य है, इसका मतलब लेटिस एनर्जी क्या बोला जा सकता है, K Q1 Q2 अपॉन R। K Q1 Q2 अपॉन R। इसका मतलब क्या हुआ, जो लेटिस एनर्जी होती है, चालक ऊर्जा जो होगी, वो Q1 और Q2 आवेश के क्या होगी, समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ, किसी आयनिक ठोस के लिए अगर Q1 और Q2 आवेश का मतलब किसी आयनिक ठोस के लिए धनायन पर आवेश और ऋणायन पर आवेश जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब आवेश ज्यादा होने से लेटिस एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। एक तो ये ध्यान में रखना, लेटिस एनर्जी कब ज्यादा होगी, जब आवेश ज्यादा होगा। किसी आयनिक ठोस के लिए धनायन और ऋणायन पर आवेश जितना ज्यादा होगा, लेटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। एक मैं क्या कह सकता हूँ, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये जो अपना कंसेप्ट है इसी के रिगार्डिंग, लेटिस एनर्जी R के क्या होगी, इनवर्स प्रोपोर्शनल। R क्या होती है, इंटर आयनिक डिस्टेंस। R इजिकल टू मैंने क्या बोला था, R इजिकल टू R प्लस R माइनस। दोनों जो परमाणु है धनायन और ऋणायन, इनकी त्रिज्याओं के योग की क्या होती है, इक्वल होती है, इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो यहाँ पे इस R की जगह में क्या लिख सकता हूँ, R प्लस R माइनस। तो इसके भी क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर R ज्यादा है, इंटर आयनिक डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो लेटिस एनर्जी कम होगी, अगर ये कम है तो ये ज्यादा। और R प्लस की अगर बात की जाए तो
किसी धनायन की त्रिज्या अगर ज्यादा है, धनायन का आकार जितना ज्यादा है, लेटिस एनर्जी कम होगी। किसी ऋणायन का आकार जितना ज्यादा है, उसकी लेटिस एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर R ज्यादा है तो लेटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लेटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। या R कम है तो लेटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और किसी धनायन की त्रिज्या या धनायन का आकार अगर ज्यादा है तो लेटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर ऋणायन का आकार ज्यादा है तो लेटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इस तरीके से इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन देखने को मिलता है। अगर ये कम होगा तो एक ज्यादा होगा, ये ज्यादा है तो ये कम होगा। इस तरीके से इसको ध्यान में रखना होता है। तो मैंने कहा चालक ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के तुल्य माना जा सकता है। स्थितिज ऊर्जा किसी आयनिक ठोस के लिए कैसे कैलकुलेट की जाती है, दो आवेशों के बीच की दूरी अगर r है तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या बोली जाती है, kq1q2/r। kq1q2/r क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। इसी के तुल्य अपन ने क्या माना है, चालक ऊर्जा को। चालक ऊर्जा क्या होगी, kq1q2/r। तो kq1q2/r का मतलब लेटिस एनर्जी। q1 और q2 आवेश के क्या होगी, समानुपाती होगी। इसका मतलब आवेश बढ़ने से लेटिस एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। और इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ने से लेटिस एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो इसको नोट कर लें आप लोग। तो चालक ऊर्जा का मान वो कौन कौन से फैक्टर है जिससे इफेक्टिव होगी, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। ये बात होगी अपनी कि चालक ऊर्जा आवेश से प्रभावित होती है, चालक ऊर्जा आकार से भी प्रभावित होती है, दोनों से प्रभावित होगी। और अपने अभी जो बॉर्न लेंजे जो इक्वेशन थी उसमें क्या पढ़ा कि लेटिस एनर्जी मेडलियम कांस्टेंट, लेटिस एनर्जी मेडलियम कांस्टेंट ए के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसका मतलब मेडलियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज्यादा है, ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो लेटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। और अपन ने क्या देखा, बॉर्न-लैंड इक्वेशन में लेटिस एनर्जी इक्वल टू क्या बोला था मैंने, Na इंटू ए Z1 Z2 ई स्क्वायर 1 - 1/n/r, ये बोला था मैंने बॉर्न-लैंड इक्वेशन। तो इस n की अगर बात की जाए, किसकी बात कर रहा हूं मैं, n की। n क्या था, बॉर्न एक्सपोनेंट, बॉर्न घातांक n। तो लेटिस एनर्जी और n इन दोनों में अगर अपन रिलेशन देखना चाहें तो देखना कैसे देखा जाएगा। अगर मैं कह दूं n की वैल्यू ज्यादा है, अगर मैं ये कह दूं n की वैल्यू क्या है, ज्यादा, n की वैल्यू ज्यादा होने से ये 1/n, n की वैल्यू ज्यादा होगी तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, अगर n की वैल्यू ज्यादा है तो 1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर n की वैल्यू ज्यादा है तो 1/n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जो 1 से कम आएगी। 1 से कम आएगी इसका मतलब 1 में से अगर 1 से कम वैल्यू घटेगी तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये जो वैल्यू आएगी ओवरऑल ये कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब n की वैल्यू अपने बढ़ाई तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब लेटिस एनर्जी भी कैसी आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब बढ़ रही है। तो n की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो लेटिस एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है। इसको यहाँ से ध्यान से देख लेना इस रिलेशन को कि बॉर्न घातांक की वैल्यू बढ़ने से लेटिस एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। कई बार कुछ बच्चे इसको क्या कर देते हैं, n की वैल्यू बढ़ने से लेटिस एनर्जी कम हो जाती है। नहीं, n की वैल्यू बढ़ेगी तो 1/n की वैल्यू कम हो जाती है। ये 1 में से घटेगा, इसका मतलब 1 से भी कम वैल्यू 1 में से घट रही है तो क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आने का मतलब ये लेटिस एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है। तो बॉर्न घातांक की वैल्यू बढ़ने से लेटिस एनर्जी बढ़ती है। तो इनमें रिलेशन किस तरीके का हो गया, लेटिस एनर्जी समानुपाती n। n का मतलब क्या है, बॉर्न घातांक। तो मेडलियम कांस्टेंट की बात कर ले या बॉर्न एक्सपोनेंट की बात कर ले, दोनों के बढ़ने से लेटिस एनर्जी बढ़ती है। और आवेश के बढ़ने से लेटिस एनर्जी बढ़ेगी। और इंटर आयनिक डिस्टेंस के बढ़ने से लेटिस एनर्जी कम होती है। तो ये वो फैक्टर्स हो गए जो लेटिस एनर्जी को इफेक्टिव करेंगे, प्रभावित करेंगे। नोट करें इसको। चलिए, ये जो अपना कंसेप्ट है इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि लेटिस एनर्जी किन किन फैक्टर्स के द्वारा इफेक्टिव होती है, उसकी अपन ने बात कर ली। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसी कंसेप्ट पर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखना, सिंपल क्वेश्चन है। लेटिस एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस
समझा देता हूं आप लोगों को। चलिए, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लेटिस एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो गई। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, ध्यान से समझिएगा इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अगर बात की जाए, जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं सॉल्ट की, 2 साल्ट हैं अपने पास, कोई भी साल्ट जैसे कंसिडर कर लो, कुछ भी कर लो, एक्स वाई कर लो, एक्स वाई साल्ट हैं। एक मैं कंसिडर कर लेता हूं वाई जेड सॉल्ट। 2 साल्ट दे रखे हैं, एक्स वाई एंड वाई जेड, ये 2 साल्ट दे रखे हैं। इन साल्ट के लिए अगर बात की जाए तो बोर्न घातांक फर्स्ट साल्ट एक्स वाई साल्ट के लिए बोर्न घातांक n की वैल्यू कितनी दे रखी है? n1। वाई जेड साल्ट के लिए बोर्न घातांक की वैल्यू कितनी है? n2। इसी तरीके से मेडल्यूम स्थिरांक, मेडल्यूम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है एक्स वाई सॉल्ट के लिए a1 और वाई जेड सॉल्ट के लिए a2। मेडल्यूम कांस्टेंट की वैल्यू a1 और a2, बोर्न घातांक की वैल्यू इस सॉल्ट के लिए n1, इस सॉल्ट के लिए n2। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में? n1 ग्रेटर देन n2। बोर्न घातांक एक्स वाई सॉल्ट के लिए n1 की वैल्यू क्या है? ज्यादा है कंपेरेटिव n2, और a1 की वैल्यू क्या है? a2 से ज्यादा है। मेडल्यूम कांस्टेंट की वैल्यू एक्स वाई सॉल्ट के लिए ज्यादा है और वाई जेड के लिए कम है। तो आप लोगों को बताना है कि चालक ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। क्या बताना है? चालक ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो बताओ भी, किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होनी है। चलिए मैं करता हूं इसको सोल्व। क्या पूछा है? लेटिस एनर्जी और अपने को कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक तो बोर्न घातांक, एक मेडल्यूम कांस्टेंट। तो लेटिस एनर्जी इन दोनों फैक्टर से कैसे इफेक्टिव होगी उसके अपने को पता होना चाहिए। तो मैंने कहा था लेटिस एनर्जी जो होती है वो बोर्न घातांक और मेडल्यूम कांस्टेंट के क्या होती है? समानुपाती होती है। इसका मतलब ये बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी बढ़ेगी, n बढ़ेगा, बोर्न घातांक बढ़ेगा, तो भी क्या होगा? लेटिस एनर्जी बढ़ेगी। प्रोपोर्शनल साइन है इसके दोनों के बीच। इसका मतलब अगर ये बढ़ेंगे तो लेटिस एनर्जी का मान बढ़ता है। इसका मतलब देखना किस सॉल्ट के लिए लेटिस एनर्जी का मान ज्यादा है, ये अपने को बताना है। एक्स वाई के लिए ज्यादा है या वाई जेड के लिए ज्यादा है। तो देखना बोर्न घातांक की एक्स वाई सॉल्ट के लिए बोर्न घातांक भी ज्यादा है, मेडल्यूम कांस्टेंट भी ज्यादा है। इसका मतलब दोनों के लिए ये वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब लेटिस एनर्जी भी एक्स वाई सॉल्ट के लिए ज्यादा होगी, क्योंकि n की वैल्यू और a की वैल्यू बढ़ने से लेटिस एनर्जी बढ़ती है। तो एक्स वाई सॉल्ट के लिए दोनों की वैल्यू ज्यादा दे रखी है, a1 और n1 ज्यादा है कंपेरेटिवली, तो ये ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? लेटिस एनर्जी भी इस एक्स वाई सॉल्ट के लिए ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि लेटिस एनर्जी एक्स वाई सॉल्ट के लिए लेटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी वाई जेड सॉल्ट से। तो ये अपना आंसर हो गया कि लेटिस एनर्जी ऑफ एक्स वाई सॉल्ट इज ग्रेटर देन वाई जेड सॉल्ट। नोट करें फर्स्ट क्वेश्चन को। चलिए सेकंड क्वेश्चन, लेटिस एनर्जी से रिलेटेड। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं लेटिस एनर्जी से, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक कंसेप्ट है मैंने कहा, जो फैक्टर फैक्टिंग है लेटिस एनर्जी के वो याद रख लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सोडियम फ्लोराइड की जालक ऊर्जा, यदि सोडियम फ्लोराइड की जालक ऊर्जा U हो तो सोडियम फ्लोराइड की जालक ऊर्जा U हो तो
मैग्नीशियम ऑक्साइड की जालक ऊर्जा बताओ। जालक ऊर्जा कितनी होगी ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन U, सेकेंड ऑप्शन 1/4U, थर्ड ऑप्शन 4U, फोर्थ ऑप्शन 5U। आप लोगों को बतानी है लेटिस एनर्जी किसकी दे रखी है। सोडियम फ्लोराइड की लेटिस एनर्जी U दे रखी है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेटिस एनर्जी कितनी होगी ये बताना है। करो इसको सोल्व, किस तरीके से होगा, लगाओ दिमाग थोड़ा। चलिए मैं करता हूं। क्या दे रखा है, सोडियम फ्लोराइड की लेटिस एनर्जी। सोडियम फ्लोराइड देखना, सबसे पहले आयनिक ठोस है सोडियम फ्लोराइड, इसको लिख लेते हैं सोडियम प्लस और Fa-, इन दोनों की रिएक्शन से क्या बना होगा, सोडियम फ्लोराइड आयनिक ठोस से बना होगा। तो देखना धनायन पर आवेश कितना है +1, ऋणायन पर आवेश कितना है -1। धनायन पर आवेश कितना है +1, ऋणायन पर आवेश कितना है -1। इसका मतलब क्या हुआ, लेटिस एनर्जी आवेश से प्रभावित होती है। मैंने कहा लेटिस एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा के तुल्य माना जा सकता है। इसका मतलब मैंने बताया था लेटिस एनर्जी जो होती है वो Q1 और Q2 आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है। Q1 और Q2 की क्या होगी, समानुपाती। इसका मतलब आवेश बढ़ने से लेटिस एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। अब देखना ये तो बात हो गई किसकी, सोडियम फ्लोराइड की। तो +1 और +1 ये क्या है Q1 और ये क्या मान लेता हूं मैं Q2। Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड काम में लेना है, तो यहाँ से लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, लेटिस एनर्जी समानुपाती Q1 और Q2। Q1 कितना +1 -1, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड काम में लेना है, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू काम में लेनी है। तो लेटिस एनर्जी समानुपाती 1 × 1 क्या हो जाएगा 1। ये कितनी दे रखी है U, क्वेश्चन में दे रखी है। ये जो सोडियम फ्लोराइड के लिए जो लेटिस एनर्जी है, लेटिस एनर्जी ऑफ ए सोडियम फ्लोराइड, तो ये सोडियम फ्लोराइड की लेटिस एनर्जी 1 का मतलब यहाँ पे कितनी दे रखी है, जालक ऊर्जा U है, तो ये कितनी होगी U होगी। अब अपन किसके लिए कैलकुलेट करनी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज। इसका मतलब Q1 की वैल्यू और ये Q2 की वैल्यू। धनायन और ऋणायन पर आवेश Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड काम में लेना है, Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड। तो लेटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड समानुपाती Q1 और Q2। Q1 कितना 2, Q2 भी कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा, लेटिस एनर्जी समानुपाती 4 एंड कितनी हो जाएगी 4U। कितनी हो जाएगी, लेटिस एनर्जी पूछी है तो कितनी हो जाएगी 4U। तो इस तरीके से जो जालक ऊर्जा होती है Q1 और Q2 आवेश के समानुपाती होती है। सोडियम फ्लोराइड की दे रखी थी और अपने को क्या निकालनी थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिलेवेंट उस पे चार्ज चेक कर लें, +2 चार्ज -2 चार्ज, Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड काम में ले लें, डायरेक्ट वैल्यू रख दें, Q1 और Q2 2 × 2 4U। तो सोडियम फ्लोराइड की जालक ऊर्जा U हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जालक ऊर्जा कितनी होगी, 4U होगी। अपना आंसर क्या होगा, थर्ड, 4U इज द करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जालक ऊर्जा कितनी होगी, 4U होगी। करें नोट इसको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड। आप लोगों को लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बताना है। लेटिस एनर्जी ऑर्डर किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। आयनिक ठोस दे रखे हैं, इन आयनिक ठोस के लिए आप लोगों को बताना है लेटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो दिमाग लगाओ थोड़ा, किस तरीके से सॉल्व होगा। चलो
सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फ्लोराइड। सभी आयनिक ठोसों में सबसे पहले चेक कर लेना कॉमन क्या है। एफ फ्लोरीन, फ्लोराइड, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन क्या है, सभी में कॉमन है, इसकी बात नहीं करेंगे। तो देखना दो तरीके के आवेश होंगे आयनिक ठोस में, धनायन और ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन। इसका मतलब जो R माइनस है, R माइनस का मतलब आकार जो है R माइनस क्या है, यहाँ पे सभी में सेम है, फ्लोरीन सभी में क्या है, सेम। अब बात की जाए धनायन से, धनायन का आकार R प्लस, रेडियस ऑफ पॉजिटिव या धनायन की अपन बात करेंगे तो जो पॉजिटिव स्पीसी है सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। तो अगर बात की जाए लेटिस एनर्जी की, तो लेटिस एनर्जी मैंने बोला था इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटर आयनिक डिस्टेंस R की। R क्या बोली थी मैंने, R प्लस प्लस है R माइनस। मैंने कहा ये अगर बढ़ेगी तो ये कम होगी, ये अगर कम है तो ये ज्यादा होगी। तो देखना किसके थ्रू चेक करेंगे, धनायन स्पीसीज जो है, धनायन पर जो आवेश है उसी के अकॉर्डिंग धनायन का आकार। धनायन का आकार का मतलब लेटिस एनर्जी, अगर मैं बोल सकता हूं यहाँ पे धनायन का जो आकार है उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, और ऋणायन के आकार में भी क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो धनायन का आकार जितना ज्यादा होगा लेटिस एनर्जी कम होगी, ऋणायन का आकार जितना ज्यादा होगा लेटिस एनर्जी उतनी कम होगी। तो धनायन का आकार सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में कंपैरेटिवली बात की जाए आकार किसका ज्यादा होता है, एक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। इसका मतलब फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। सीजियम का आकार सबसे ज्यादा, धनायन का आकार सबसे ज्यादा। धनायन का आकार जितना ज्यादा होगा लेटिस एनर्जी उसके लिए उतनी ही कम होगी। इसका मतलब सीजियम फ्लोराइड के लिए लेटिस एनर्जी सबसे कम और सोडियम फ्लोराइड के लिए लेटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इधर से इधर जाने पर क्या होता है, धनायन का आकार बढ़ रहा है, धनायन का आकार बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी कम हो जाएगी, लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे कह सकते हैं अपन सोडियम फ्लोराइड की लेटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम और सीजियम फ्लोराइड की लेटिस एनर्जी सबसे कम। नोट कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, इसमें आप लोगों को बताना है लेटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, किसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा है और किसकी लेटिस एनर्जी कम है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व कर सकते हो आप लोग। चलिएगा मैं बताता हूँ, देखना। धनायन और ऋणायन आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस में लेटिस एनर्जी की बात करेगा, धनायन और ऋणायन है। इसका मतलब सभी में सबसे पहले कॉमन देख लेना, सोडियम क्या है, सभी में कॉमन, सोडियम सभी में कॉमन है। तो ऋणायन R माइनस सभी में क्या है, अलग है। इसका मतलब जो ऋणायन है, जो ऋणायनिक जो स्पीसी है वो सभी में क्या है, अलग है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपने को लेटिस एनर्जी की बात करनी होगी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अगर इसकी बात की जाए हैलोजन है, हैलोजन 17वें वर्ग में आते हैं। 17वें वर्ग का मतलब क्या हुआ, जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है, तो आकार बढ़ेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ जाते हैं तो आयोडीन का आकार सबसे ज्यादा। ये आयोडीन, ये हैलोजन सभी क्या है, नेगेटिव। कह सकता हूँ कि अगर ऋणायन का आकार बढ़ रहा है, ऋणायन का आकार बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी कम होगी। तो इधर से इधर जाने पर क्या होता है, आकार ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव स्पीसी का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। R नेगेटिव बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो लेटिस एनर्जी किसकी कम होगी, सोडियम आयोडाइड की सबसे कम, सोडियम फ्लोराइड की सबसे ज्यादा, उसके बाद सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड की सबसे कम। नोट करें इसको। ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात होगी लेटिस एनर्जी से रिलेटेड, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोल्व करना आप लोग। सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इसमें आप लोगों को बताना है लेटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड की लेटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। देखना, आयनिक ठोस की बात करेंगे, लेटिस एनर्जी किसके लिए डिफाइन होती है, आयनिक ठोसों के लिए धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन। कितना कितना चार्ज होगा, सोडियम पर +1 चार्ज, फ्लोरीन पर माइनस, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है, एन पर कितना होगा, -3 चार्ज होगा। अब बात की जाए लेटिस एनर्जी कैसे डिफाइन होगी, तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1। कॉमन एटम देखते हैं, कॉमन एटम किसी में भी सेम नहीं है, कॉमन एटम नहीं है सभी में, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखना। लेटिस एनर्जी जो होती है, लेटिस एनर्जी मैंने क्या कहा, इंट्राआयनिक डिस्टेंस के क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल, और इंट्राआयनिक डिस्टेंस क्या होती है, R++R-। इसका मतलब अगर धनायन का आकार बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी कम होगी, ऋणायन का आकार बढ़ेगा तो भी क्या होगा, लेटिस एनर्जी कम होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात की जाए सोडियम, मैग्नीशियम, धनायन के अकॉर्डिंग अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले लेटिस एनर्जी की। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसका मतलब अगर सोडियम उसके बाद मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इसका मतलब इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, धनायन का आकार कम हो रहा है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसका मतलब आवर्त सारणी में वर्ग में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या आती है, आकार में कमी आती है। तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में आकार सबसे कम किसका है, एल्यूमिनियम का, उसके बाद मैग्नीशियम और उसके बाद सोडियम का। सोडियम का आकार ज्यादा है, उसके बाद कम होता जाएगा, तो एल्यूमिनियम का आकार सबसे कम है। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार क्या होता है, कम होता है। तो सोडियम का आकार मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के कंपैरेटिवली अगर बात की जाए सभी में, तो आकार क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर कम होता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अगर धनायन का आकार R पॉजिटिव क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर कम हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर धनायन का आकार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर धनायन का आकार कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। मैंने तो कहा धनायन का आकार अगर कम है तो लेटिस एनर्जी क्या होगी, लेटिस एनर्जी बोल दो, पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, क्योंकि एक दूसरे के तब तुल्य होती हैं, इसके इक्विवेलेंट माना आपने। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, लेटिस एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो लेटिस एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब अगर बात की जाए, ये तो हो गई धनायन के अकॉर्डिंग, धनायन के अकॉर्डिंग अपन ने लेटिस एनर्जी कैलकुलेट कर ली कि बढ़ेगी। अब ऋणायन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटम। अगर बात की जाए इधर से इधर जाने पर क्या होता है, ऋणायन का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऋणायन का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि फ्लोरीन का आकार कम होता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का आकार क्या होता है, नाइट्रोजन से कम होता है, नाइट्रोजन का आकार सबसे ज्यादा होता है। तो फ्लोरीन से नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे, इसका मतलब क्या होता है, आकार, अगर ऋणायन के आकार की अगर बात की जाए तो आकार कैसा होगा, R नेगेटिव, रेडियस ऑफ नेगेटिव स्पीसीज, का मतलब ऋणायन का आकार क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। ऋणायन का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर ऋणायन का आकार बढ़ेगा, तो ऋणायन का आकार बढ़ने से, ऋणायन का आकार अगर बढ़ता है तो लेटिस एनर्जी क्या होती है, कम होती है। लेटिस एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अगर ऋणायन का आकार बढ़ता है तो लेटिस एनर्जी कम होती है। ऋणायन का आकार कैसे बढ़ा, F-O-2 N-3, और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम में अगर बात की जाए तो आकार सबसे ज्यादा किसका, नाइट्रोजन का। तो ऋणायन का आकार बढ़ने से लेटिस एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अब बात करते हैं आवेश के अकॉर्डिंग लेटिस एनर्जी, और क्या होती है, लेटिस एनर्जी Q1 और Q2 आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है। आवेश बढ़ने से लेटिस एनर्जी बढ़ेगी। अब अगर बात करते हैं आवेश की,
इसकी बात करेंगे आवेश 1 1, इस पर आवेश 2 2, इस पर 3 3। तो लेटिस एनर्जी Q1 Q2 के क्या होती है समानुपाती। इधर से इधर जाने पर आवेश बढ़ रहा है, आवेश बढ़ेगा। चार्ज या आवेश क्या होता है, बढ़ता है, आवेश बढ़ रहा है, आवेश बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी या लेटिस एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या लेटिस एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि इसकी लेटिस एनर्जी कितनी आएगी, जैसे कंसीडर कर लेता हूँ U है, इसकी कितनी आएगी 4U, इसकी कितनी आएगी 3 × 3 9U। तो ज्यादा हो रही है, इसका मतलब आवेश बढ़ने से लेटिस एनर्जी बढ़ रही है। अब बात करते हैं लेटिस एनर्जी का ऑर्डर कितना होगा, लेटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। ओवरऑल तीनों आयनिक ठोसों के लिए लेटिस एनर्जी किसकी ज्यादा और किसकी कम है। तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। लेटिस एनर्जी धनायन के आकार कम होने से लेटिस एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, लेटिस एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटिस एनर्जी कम हो रही है। यहाँ पे लेटिस एनर्जी ज्यादा हो रही है। तो अगर बात की जाए कि लेटिस एनर्जी कम बताएं, इधर से इधर जाने पर लेटिस एनर्जी इसकी कम होगी या लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसको सही मानना है। या ये तो कह रहा है कि लेटिस एनर्जी कम होनी चाहिए, ये कह रहा है लेटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसकी लेटिस एनर्जी कम हो या ज्यादा हो तो कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए एक बात बोली जाती है कि जो जालक ऊर्जा होती है, जालक ऊर्जा आकार की अपेक्षा आवेश से ज्यादा प्रभावित होती है। डोमिनेंट फैक्टर क्या है, आवेश डोमिनेंट फैक्टर होता है जालक ऊर्जा में कंपैरेटिवली आकार के। तो धनायन और ऋणायन के आकार को अपन ना देख के क्या देखेंगे, डोमिनेंट फैक्टर क्या मानना है, आवेश मानना है। तो लेटिस एनर्जी का आंसर अपने को किसके अकॉर्डिंग देना है, आवेश के अकॉर्डिंग देना है। तो आवेश क्या होता है, जालक ऊर्जा में आकार की बजाय ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर बोला जाता है। तो आवेश के अकॉर्डिंग अपन इसका आंसर देंगे। आवेश बढ़ता है लेफ्ट इसकी तरफ जाने से, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है, यहाँ पे आवेश बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी भी बढ़ेगी। इसका मतलब एल्यूमिनियम नाइट्राइड के लिए लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम फ्लोराइड की लेटिस एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो ये अपना आंसर हो गया। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेना आप लोग। स्टेटमेंट क्या है कि जालक ऊर्जा आकार की तुलना में जालक ऊर्जा आकार की तुलना में आवेश से ज्यादा प्रभावित होती है, आवेश से ज्यादा प्रभावित होती है। तो जालक ऊर्जा जो होती है लेटिस एनर्जी, वो आकार की कंपैरिजन में आवेश से ज्यादा प्रभावित होगी। डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है, आवेश डोमिनेंट फैक्टर होता है किस पर, आकार पर। तो लेटिस एनर्जी जब भी देखनी हो, जब आकार और आवेश, जब साइज और चार्ज दोनों की अगर बात आती है तो अपने को डोमिनेंट फैक्टर क्या मानना है, चार्ज मानना है। उसी के अकॉर्डिंग अपने को लेटिस एनर्जी का ऑर्डर चेक करना है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो आकार की अपेक्षा क्या होता है, आवेश डोमिनेंट फैक्टर होता है, इसी से ज्यादा प्रभावित होती है जालक ऊर्जा। तो ये इसको ध्यान में रखना, जालक ऊर्जा आवेश के अकॉर्डिंग अपने बात की तो इसकी जालक ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। नोट करें इस क्वेश्चन को। चलिए, ये बात हो गई लेटिस एनर्जी से रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। अब लेटिस एनर्जी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको नोट करवा देता हूं। लेटिस एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक दो पॉइंट है, उनको आप नोट कर ले पहले, उसके बाद मैं उनको समझा दूंगा कि किस तरीके से लेटिस एनर्जी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की बात कर रहा है आयनिक ठोसों के लिए। कई बार लेटिस एनर्जी जालक ऊर्जा में किसकी बात कर लेता है, तापीय स्थायित्व की बात कर लेता है या गलनांक की बात कर लेता है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं आप लोगों को।
पहले नोट कर लें, उसके बाद मैं समझा दूंगा उसको डिटेल में। नोट लगा के पॉइंट लिख लें लेटिस एनर्जी से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट है जालक ऊर्जा का मान बढ़ने से आयनिक ठोसों में तापीय स्थायित्व भी बढ़ता है और उसका गलनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, जालक ऊर्जा का मान बढ़ने से, जालक ऊर्जा का मान बढ़ने से, जालक ऊर्जा का मान बढ़ने से आयनिक यौगिकों के लिए, आयनिक ठोस बोल दो, आयनिक यौगिक बोल दो, आयनिक ठोस के लिए तापीय स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। तापीय स्थायित्व बढ़ता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है, बढ़ता है। जालक ऊर्जा का मान बढ़ने से आयनिक ठोसों के लिए तापीय स्थायित्व बढ़ता है। और जनरली क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ये भी क्या होता है, बढ़ता है। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है। इस चीज को ध्यान में रखना। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, अगर किसी आयनिक ठोस में एक आयनिक ठोस में दो आयन होंगे, धनायन और ऋणायन, तो किसी आयनिक ठोस में एक धनायन है, एक ऋणायन है। अगर एक धनायन तो बहुपरमाणविक धनायन है या बहुपरमाणविक क्या है, कोई आयन है, चाहे ऋणायन हो चाहे धनायन हो, बहुपरमाणविक आयन है। एक मोनो एटॉमिक क्या है, आयन है। इसमें मैंने कहा कोई भी आयनिक ठोस है जिसमें धनायन और ऋणायन होंगे, तो इन दोनों में से कोई भी एक ऐसा आयन जो कैसा हो, या तो आयन कैसा हो सकता है, ये जो आयन है या तो बहुपरमाणविक हो सकता है, बहुपरमाणविक, या वो आयन कैसा हो सकता है, एक परमाणविक, मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक हो सकता है। तो मैंने कहा किसी आयनिक ठोसों में जो आयन है, धनायन हो या ऋणायन हो, एक तो उसमें क्या होगा, बहुपरमाणविक आयन है, या वो एक क्या है, एक परमाणविक आयन है। इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है उसकी मैं बात करूंगा कि किस तरीके से बहुपरमाणविक, पॉलीएटॉमिक और मोनोएटॉमिक की बात करेगा। तो इसमें अगर लेटिस एनर्जी की अपने को बात करनी हो तो यहाँ पे इस तरीके के अगर आयनिक ठोसों में जहाँ पे एक आयन बहुपरमाणविक, एक आयन एक परमाणविक हो, तो उसमें अगर लेटिस एनर्जी की बात करनी हो तो लेटिस एनर्जी एक तो संकुलन पर, एक तो संकुलन क्षमता पर डिपेंड करेगा, संकुलन पर डिपेंड करेगी, और एक जो लेटिस एनर्जी होती है वो त्रिज्य अनुपात पर निर्भर करेगी। किस पर निर्भर करेगी, त्रिज्य अनुपात पर निर्भर करेगी। अब त्रिज्य अनुपात क्या होती है, संकुलन क्या होती है, उसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप इसको नोट करें। चलो मैं बता देता हूं त्रिज्य अनुपात क्या है, रेडियल रेशियो, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इजिकल टू आर प्लस अपॉन आर माइनस। इन दोनों के रेशियो को क्या बोला जाता है, रेडियल रेशियो बोला जाता है। इससे लेटिस एनर्जी क्या होती है, इफेक्टिव होगी। कैसे होगी उसको अपन एग्जांपल से देख लेंगे। तो मैंने कहा किसी आयनिक ठोस के लिए एक आयन ऐसा है जिसके पास बहुपरमाणविक आयन है, एक परमाणविक आयन है, मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक, जिसमें एक से ज्यादा परमाणु है और जिसमें एक ही परमाणु वाला आयन हो, तो वहां पे जालक ऊर्जा जो होगी वो संकुलन और त्रिज्य अनुपात पर निर्भर करती है। इससे क्या होती है, जालक ऊर्जा प्रभावित होगी। कैसे होगी उसको अपन एग्जांपल से देख लेंगे। त्रिज्य अनुपात क्या होता है, रेडियल रेशियो इक्वल टू आर प्लस अपॉन आर माइनस। धनायन का आकार और ऋणायन के आकार का जो रेशियो होगा उसी को क्या बोला जाता है, त्रिज्य अनुपात बोला जाता है। इसको अपन एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरीके से संकुलन और त्रिज्य अनुपात जालक ऊर्जा को प्रभावित करेंगे। तो ये स्टेटमेंट हो गए जालक ऊर्जा से रिलेटेड, इसको पहले नोट कर लें।
संकुलन का मतलब क्या है? पैकिंग पर। पैकिंग पर कैसे डिपेंड करेगी देखना। ठोसों की बात करें तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, किसकी बात करेगा? पैकिंग की बात होगी। ठोसों की बात करें तो पैकिंग की बात होगी। इसका मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम किस तरीके से होगा भाई, उसकी क्या कहलाती है? पैकिंग होगी। तो देखना कैसे डिपेंड करेगा किसी आयन के लिए उसकी पैकिंग पर, पैकिंग एफिशिएंसी का क्या डिफरेंस पड़ने वाला है लेटिस एनर्जी पर, उसको मैं समझाऊंगा। तो ज्यादा ऊर्जा किस पर डिपेंड कर रही है? संकुलन और पैकिंग पर डिपेंड कर रही है, और त्रिज्य अनुपात पर, रेडियल रेशियो और संकुलन या पैकिंग पर डिपेंड करती है। कैसे करेगी देखना। जालक ऊर्जा, मैंने कहा जालक ऊर्जा की अगर बात की जाए त्रिज्य अनुपात आर इजिकल टू क्या कहा मैंने? आर प्लस अपॉन आर माइनस धनायन और ऋणायन के आकार का जो रेशियो होगा वो त्रिज्य अनुपात होगा। इसके द्वारा भी क्या होती है? लेटिस एनर्जी इफेक्टिव होगी। और मैंने क्या कहा? पैकिंग पर, पैकिंग या संकुलन, किस पर? पैकिंग और संकुलन पर भी डिपेंड करेगी। कैसे करेगी देखना। आयनिक ठोसों के लिए अगर बात की जाए धनायन ऋणायन, इस तरीके से अरेंजमेंट होगा आयनों का, धनायन ऋणायन, धनायन और ऋणायन, इस तरीके से क्या होता है? उनका अरेंजमेंट होता है। ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन, इस तरीके से अगर आयनिक ठोसों की अगर बात की जाए अरेंजमेंट इस तरीके का होगा, जिसमें अगर धनायन और ऋणायन का आकार लगभग क्या है? सेम है। धनायन और ऋणायन का आकार अगर लगभग सेम है, क्या हो? धनायन और ऋणायन का आकार आर प्लस धनायन का आकार इजिकल टू ऋणायन का आकार। तो इस डायग्राम में आप लोगों को पता चलता है धनायन और ऋणायन का आकार लगभग क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो धनायन और ऋणायन का आकार सेम होगा तो जो रेडियल रेशियो होगा त्रिज्य अनुपात वो कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल आएगा। अगर 1 के इक्वल आता है, त्रिज्य अनुपात अगर 1 के इक्वल आता है तो वहां पे क्या होता है? पैकिंग क्या होगी? वहां पे क्लोज पैकिंग होगी। पैकिंग किस तरीके की होगी? क्लोज पैकिंग। मैंने क्या कहा देखना। आयनिक ठोसों के लिए अगर अरेंजमेंट इस तरीके का हो जहाँ पे धनायन और ऋणायन का आकार अप्रोक्सीमेटली सेम हो तो वहां पे त्रिज्य अनुपात किसके इक्वल आता है? अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल आएगा। अगर 1 के इक्वल आता है इसका मतलब पैकिंग, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है। पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो वो किस तरीके की पैकिंग कहलाती है? क्लोज पैकिंग कहलाती है। क्लोज पैकिंग का मतलब ये क्या है? स्टेबल है। स्टेबल होने का मतलब इसकी लेटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अगर क्लोज पैकिंग जहाँ पे होगी वहां पे लेटिस एनर्जी जो होगी, जालक ऊर्जा, वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होने का मतलब इससे आयनिक ठोस के लिए, इस आयनिक ठोस को गैस से धनायन और गैस से ऋणायन में बदलने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वो क्या होगी? लेटिस एनर्जी ज्यादा। ये ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि पैकिंग बहुत बढ़िया है। पैकिंग अच्छी होने से यहाँ पे पैकिंग अच्छी होगी तो क्लोज पैकिंग जितनी अच्छी है, कैसे पता चलेगा पैकिंग अच्छी है या नहीं? तो रेडियल रेशियो से पता चल जाएगा, त्रिज्य अनुपात से। अगर धनायन और ऋणायन का आकार ज्यादा है, धनायन और ऋणायन का आकार बराबर है तो त्रिज्य अनुपात कितना आएगा? 1 के इक्वल आएगा। अगर धनायन और ऋणायन का आकार ज्यादा या बराबर नहीं हो तो किस तरीके का अरेंजमेंट होगा देखना। अगर मैं कह दूं धनायन और ऋणायन का आकार इस तरीके से मिल जाए, अरेंजमेंट इस तरीके से हो जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार इक्वल नहीं आ रहा, धनायन और ऋणायन का आकार इक्वल नहीं आ रहा, इस तरीके का अरेंजमेंट हो, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन, इस तरीके का अरेंजमेंट हो तो या तो मैं क्या कह दूं आर प्लस धनायन का आकार अगर बहुत ज्यादा हो, या तो धनायन का आकार ज्यादा है या ऋणायन का आकार ज्यादा है, अपने को नहीं पता कि किसका आकार ज्यादा है, या मैं ये कह दूं कि ये धनायन है ये ऋणायन है, तो अपने को नहीं पता, तो अपने कंडीशन अप्लाई कर दिया तो धनायन का आकार ज्यादा है या ऋणायन का आकार धनायन से ज्यादा है। इन दोनों ही कंडीशन में, ये दोनों ही कंडीशन, पैकिंग किस तरीके की है, अरेंजमेंट ऑफ एटम अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पे जो पैकिंग होगी, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, कम है। पैकिंग एफिशिएंसी कम होने से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये क्या है, लूज पैकिंग। ये क्या है, लूज पैकिंग। लूज पैकिंग जहाँ पे देखने को मिलेगी वहां पे लेटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी।
लेटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो पैकिंग और त्रिज्य अनुपात का इसका लेटिस एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मैंने बताया कि अगर त्रिज्य अनुपात 1 आता है तो क्या होगा, पैकिंग क्लोज पैकिंग होगी, लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। अगर इस तरीके का रेशियो आता है, देखना अगर धनायन का आकार ज्यादा है, धनायन का आकार ज्यादा है तो त्रिज्य अनुपात क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। अगर धनायन का आकार ज्यादा है तो रेडियल रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर ऋणायन का आकार ज्यादा है, ऋणायन का आकार ज्यादा होने से ये वैल्यू ओवरऑल वैल्यू 1 से कम आएगी। इसका मतलब त्रिज्य अनुपात क्या होगा, 1 से कम आएगा। इसके लिए त्रिज्य अनुपात 1 से कम आएगा। तो त्रिज्य अनुपात 1 से ज्यादा आए या 1 से कम आए, इसका मतलब क्या होता है, जो पैकिंग होगी वो लूज पैकिंग होगी और लेटिस एनर्जी जो होगी वो कम होगी। तो इस तरीके से ध्यान रखना, इसको नोट कर लें। उसके बाद अपन चलते हैं एक छोटा सा इसी कंसेप्ट पर एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद अपनी लेटिस एनर्जी कंप्लीट हो जाएगी। नोट करें, चलिए इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि पैकिंग एफिशिएंसी और रेडियल रेशियो का लेटिस एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। उसकी बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन, Li2CO3 Na2CO3 K2CO3 रुबिडियम CO3 सीजियम टॉयस CO3। आप लोगों को बताना है लेटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। देखना, आयनिक ठोसों की बात करें, ये क्या है, आयनिक ठोस, सभी क्या है, आयनिक ठोस। तो मैंने कहा किसी भी आयनिक ठोस में एक तो धनायन होगा, एक ऋणायन होगा, एक धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन और ऋणायन। इस पे कैसा चार्ज, -2 चार्ज होगा, और लिथियम पर कैसा चार्ज होगा, +1 चार्ज होगा। सोडियम पर +1 चार्ज, CO3 पर -2 चार्ज, CO3 -2 CO3 -2 CO3 -2। इसमें चेक करते हैं, मैंने कहा कोई भी आयन, एक तो क्या है धनायन, एक क्या है ऋणायन, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन और ऋणायन। तो एक आयन, कोई भी धनायन हो या ऋणायन हो, कोई भी एक आयन तो क्या होगा, पॉली एटॉमिक, एक से ज्यादा परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं, इस आयन को बना रहे हैं। और ये क्या है, एक परमाणविक, मोनो एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। ये क्या है, एक एटम से मिलकर बना हुआ धनायन। ये ऋणायन जो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना है, ये सिर्फ एक ऋणायन है जो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना है। तो इस आयनिक ठोस में एक धनायन, एक कोई भी आयन, धनायन हो या ऋणायन, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, तो कोई भी एक आयन जो पॉली एटॉमिक हो और एक क्या हो, मोनो एटॉमिक। उसमें मैंने कहा आयनिक ठोसों के लिए जब भी अगर उसमें बात आती है जालक ऊर्जा का मान बढ़ने से तापीय स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। तापीय स्थायित्व बढ़ता है, तापीय स्थायित्व बढ़ेगा और गलनांक भी बढ़ता है। तो जालक ऊर्जा का मान कैसे बढ़ेगा उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो किस टाइप का एग्जांपल हो गया, जिसमें एक आयन पॉली एटॉमिक, एक मोनो एटॉमिक, सभी में ऐसा ही है, एक आयन पॉली एटॉमिक, एक मोनो एटॉमिक। चलिए चेक करते हैं, लेटिस एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद अपने पास तापीय स्थायित्व और गलनांक के आंसर भी लेटिस एनर्जी के आधार पर आ जाएंगे। कैसे होगा देखना, सबसे पहले अपन बात करते हैं इस आयनों के लिए। CO3 सभी में क्या है, सेम। ऋणायन की बात नहीं करेंगे, तो धनायन के अकॉर्डिंग अपन बात कर लेते हैं। धनायन का आकार, लेटिस एनर्जी किस तरीके से इफेक्टिव होगी देखना। धनायन का आकार, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। धनायन का आकार कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे। सभी में ऋणायन का आकार सेम है। जैसे मैं ऋणायन कंसिडर कर रहा हूँ, ऋणायन CO3, ये CO3 है, ये क्या है CO3, इसके लिए ये CO3, इसके लिए ये CO3। कंपैरेटिवली थोड़ा सा मैं इसको साइज में और छोटा कर लेता हूँ, जिससे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है।
देखना, इसके लिए ये CO3, इसके लिए ये CO3, CO3 सभी में क्या है सेम, सभी में CO3 क्या है सेम। ये CO3 की बात होगी जो सभी में सेम है, जिसकी साइज सभी में सेम होगी। अब बात की जाए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी अगर धनायन की बात की जाए तो आकार सबसे ज्यादा किसका है, सीजियम का आकार सबसे ज्यादा है। सीजियम का आकार क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो सीजियम का आकार अप्रोक्सीमेटली CO3 के क्या मान लेता हूं मैं, इक्वल मान लेता हूं। तो यहाँ पे ये क्या है सीजियम, ये क्या है सीजियम, और ये क्या है CO3 कार्बोनेट CO3। तो इसका आकार ये क्या है धनायन, ये क्या है ऋणायन -2। तो यहाँ पे इसका आकार लगभग क्या है, इसके कंपैरेटिवली, यहाँ के कंपैरेटिवली आकार क्या है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो धनायन का आकार और अप्रोक्सीमेटली ऋणायन का आकार लगभग बराबर है। इसका मतलब जो त्रिज्य अनुपात होगा वो अप्रोक्सीमेटली 1 के क्या आएगा, यहाँ पे इक्वल आएगा। और यहाँ पे CO3 का आकार ज्यादा है और लिथियम का आकार कंपैरेटिवली सीजियम के कंपैरेटिवली क्या है, कम है। कम होने का मतलब CO3 से कम है, CO3 से कम होने का मतलब ये क्या है धनायन, और ये क्या है CO3। इसी तरीके से सोडियम का आकार लिथियम से थोड़ा सा ज्यादा, ये धनायन। पोटेशियम का थोड़ा सोडियम से ज्यादा धनायन, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम का धनायन। तो इस तरीके से कंपैरेटिवली अपने बात की कि ये धनायन का आकार लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। धनायन यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा धनायन जो ऋणायन की क्या होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऋणायन का आकार ज्यादा है कंपैरेटिवली धनायन के। इसका मतलब क्या हुआ, ऋणायन का आकार अगर ज्यादा होगा तो रेडियल रेशियो है वो 1 से क्या आएगा, कम आएगा। तो यहाँ पे रेडियल रेशियो 1 के इक्वल आता है। 1 के इक्वल आने की वजह से इसकी लेटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि एफिशिएंसी और पैकिंग एफिशिएंसी क्या है यहाँ पे ज्यादा, तो लेटिस एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेटिस एनर्जी यहाँ पे रेडियल रेशियो 1 से कम आता है तो यहाँ पे लेटिस एनर्जी क्या होगी, कंपैरेटिवली कम होगी। तो जहाँ पे रेडियल रेशियो त्रिज्या अनुपात या पैकिंग की बात कर लो, जहाँ पे पैकिंग जितनी अच्छी होगी, इसका मतलब धनायन और ऋणायन का आकार बराबर है अप्रोक्सीमेटली। जहाँ पे पैकिंग अच्छी है, पैकिंग अच्छी होने का मतलब रेडियल रेशियो 1 है, रेडियल रेशियो 1 होने की वजह से लेटिस एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सीजियम 2CO3 के लिए क्या होगा, इस आयनिक ठोस के लिए लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा और इसके लिए सबसे कम। तो लेटिस एनर्जी का ऑर्डर अपने पास आ गया। इधर से इधर जाने पर चालक ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। चालक ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। चालक ऊर्जा क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब बात आती है किसी आयनिक ठोस के लिए जिसमें ऐसा आयन पॉलीएटॉमिक हो, एक मोनोएटॉमिक हो, तो उसमें चालक ऊर्जा का मान बढ़ता है। और मैंने कहा तापीय स्थायित्व भी क्या होगा, चालक ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा। तापीय स्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो चालक ऊर्जा बढ़ने से तापीय स्थायित्व भी बढ़ेगा, क्योंकि इस आयन की इसकी पैकिंग अच्छी है। इसको ब्रेक करने के लिए, आयनों में ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो एनर्जी क्या होगी, लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी ज्यादा है तो तापीय स्थायित्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल आयनिक कंपाउंड। तापीय स्थायित्व जहाँ पे ज्यादा होता है वहां पे मैंने बताया प्राय जनरली गलनांक भी क्या होता है, ज्यादा होता है। कई बार गलनांक की बात कर ले तो गलनांक भी क्या होता है, ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। तो ये बात होगी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी के आधार पर। मैंने 2 पॉइंट नोट करवाए थे आप लोगों को कि मैंने कहा चालक ऊर्जा का मान बढ़ने से तापीय स्थायित्व भी बढ़ता है और गलनांक भी प्राय बढ़ता है, ये बात हो गई। और मैंने क्या कहा कि ऐसा कोई आयनिक ठोस है जिसमें कोई भी आयन, एक तो पॉलीएटॉमिक हो आयन, एक मोनोएटॉमिक आयन हो। इस तरीके से क्वेश्चन में जो लेटिस एनर्जी सोल्व की जाती है, लेटिस एनर्जी के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं वो किस आधार पर किए जाते हैं, एक तो त्रिज्य अनुपात के अकॉर्डिंग और एक पैकिंग के आधार पर, संतुलन के आधार पर। तो अपन ने देखा कि किस में अच्छी पैकिंग है और किस में किस तरीके से रेडियल रेशियो। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ से पता चल रहा है कि इसका आकार कम है, इसका मतलब ऋणायन का आकार ज्यादा है। ऋणायन का आकार ज्यादा आने से रेडियल रेशियो 1 से कम आएगा, 1 से कम आने से लेटिस एनर्जी कम हो गई और यहाँ पे लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो लेटिस एनर्जी का ऑर्डर अपने कैलकुलेट कर लिया कि इसके लिए लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, इसके लिए लेटिस एनर्जी सबसे कम। नोट कर लें क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए ये बात हो गई लेटिस एनर्जी से रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जो बेसिक कंसेप्ट था लेटिस एनर्जी चालक ऊर्जा का वो कंप्लीट हो गया। आप लोगों को लेटिस एनर्जी में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।
और इसके रिगार्डिंग आपको इसके आगे का कंटेंट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और बच्चों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।